अब समझ लेते हैं अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है इसके बारे में, कि ये कैसे बनी, कब बनी, और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लिए वो है इससे संबंधित जो छोटे छोटे संगठन हैं, संस्थाएं हैं, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये। क्योंकि जो अपने मेनली प्राइमरी जो क्वेश्चन आने होते हैं वो इन्हीं संस्थाओं से आते हैं। तो अपनी जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे एक मिनिस्ट्री या मंत्रालय हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और फॉरेस्ट्री जो है वो उसी का एक डिपार्टमेंट हुआ करती थी। यानी कि जैसे आज पूरा फॉरेस्ट सर्विस जो है वो जावड़ेकर जी के अंडर है, उस टाइम पे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंडर काम करते थे। बाद में क्या है, 70 से 80 के ज़माने के बीच में बहुत सारे एक्ट आए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में आया, फिर वाटर एक्ट आया था 74 में, फिर वाटर सेस एक्ट आया 81 में, 1981 में आया था एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, एयर एक्ट आया था 1981 में। तो बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। जो फॉरेस्ट है उसे वहाँ से उठा के स्टेट सब्जेक्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। इससे क्या हुआ कि इस डिपार्टमेंट का जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसमें जो ट्रिगरिंग पॉइंट है उसका काम कर दिया ये भोपाल गैस कांड ने, जिसमें अपनी MIC रिलीज हो गई। इससे क्या है, डिपार्टमेंट के हाथ पैर फूल गए, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, इन्होंने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी। तो 1985 में अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री है वो कब बनी, 1985 में। अब इसमें कौन पहला मिनिस्टर था अपन को कोई लेना देना नहीं है, मिनिस्टर की कोई चयन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देख लो कि अभी कौन है, तो सेंटर में है अभी प्रकाश जावड़ेकर जी। और अगर MP की बात की जाए तो MP में अभी है कुंवर विजय शाह, ये अपने MP के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, MP का इन्हीं के पास चार्ज है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे चलते हैं, अपनी जो इससे संबंधित जो सब ऑर्डिनेटेड बॉडीज़ हैं उनके बारे में करेंगे, एक एक करके इन सबको देख लेंगे। जैसे कि बॉटनिकल सर्वे है, जूलॉजिकल है, फॉरेस्ट सर्वे है, NGT है, ICFRE, इग्नाफा। ये जो ICFRE और इग्नाफा है ये दोनों के दोनों देहरादून में FRI के कैंपस में उसी में स्टेबलाइज की गई, स्थापित की गई हैं। और नेशनल जूलॉजिकल पार्क और ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है ये दोनों दिल्ली में। एक एक करके ने समझेंगे तो इन पर डिस्कशन मुद्दे अपने हो जाएंगे। पहली आती है अपनी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब अगर आप ऐसा सिंपल वे में समझें कि हमारे लिए या ब्रिटिश के लिए सबसे पहले क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनिमल या प्लांट, तो ऑब्वियसली हमने प्लांट्स पे पहले ध्यान दिया, एनिमल्स को प्रोटेक्शन तो बहुत बाद में दिया गया। तो प्लांट के लिए जो ब्रिटिश थे, कैपिटल हुआ करती थी कोलकाता, तो उन्होंने कोलकाता में जो कोलकाता का जो आउटर रीजन है होराव, ये होराव शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है होराव की, होराव में उन्होंने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित करा। कब, 1890 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में, याद रखो। कब स्थापित हुआ, 1890 में। इसका जो लोगो है वो है बनियान ट्री फाइकस बेंगालेंसिस। क्योंकि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो इन्होंने किया क्या, पूरे देश में जो भी रिसोर्सेज थे, यानी कि कहीं घूमने का है और वहाँ पर कोई पेड़ पौधा मिला उसे वहाँ से उखाड़ के लेके आए, कहाँ, होराव कैंपस में। तो देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे पेड़ पौधों को इन्होंने कलेक्ट किया जिससे उनको प्रिजर्व किया जा सके, उन पर रिसर्च किया जा सके। तो अब इतना सारा प्लांटेशन लेके आओगे तो करोगे क्या, तो कहीं ना कहीं बगीचा वगैरह, गार्डन वगैरह बनाना पड़ेगा जहाँ पर उन्हें संरक्षित किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उसी के लिए उन्होंने अपना जो कैंपस है या जो हेडक्वार्टर था उसी के आसपास उन्होंने एक बड़ा सा गार्डन वगैरह बनाया। तो वो जो आज का इंडिया का सबसे बड़े जो गार्डन्स हैं उनमें से आता है ये। अब उसमें सबसे बड़ा जो पेड़ है, अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, ये JC बॉस इंडियन बॉटेनिकल गार्डन होराव वाला है, ये उसका ओरिजिनल है जो उन्होंने बनाया है। अब बात आती है इसके लोगो की कि भाई बरगद है। तो ये जो गार्डन है इसमें सबसे पुराना ये एक पेड़ है, ये लगभग जो भी 200-250 साल पुराना है। अपने देश में सबसे पुराना पेड़ यही माना जाता है। तो ये जो बड़ा पेड़ है यही इनका लोगो है। और दूसरा ही अपने आजकल देश की जो फैमिली ट्री, अपनी जो
सोशल कल्चरल है वैल्यू, उसे भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे बरगद की कैरेक्टर होता है कि मैन पेड़ जो ट्रंक है उससे ब्रांचेज निकलती हैं, ब्रांचेज अपनी खुद की जड़ें निकाल करके एरियल या प्रॉप रूट जो बोलते हैं उनसे फिर नीचे ज़मीन से जुड़ करके खुद ही वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने लगती हैं, तो वो नीचे सपोर्ट भी देती हैं और मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब भी करने लगती हैं। तो ये एक टाइप से डिनोट करता है या शो करता है आपकी फैमिली स्ट्रक्चर को, कि आपकी फैमिली है, बुजुर्ग आपके हैं, वो आपका मैन ट्रंक होगा, मैन तना होगा, और उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है और उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट हैं, बहुत सारी इधर उधर निकले, वो आर्थिक रूप से खुद के पैरों पे खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बुजुर्गों से, अपने पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं। तो ये वहाँ पर लोगों इन्होंने किया है अपने लिए, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एमपी गवर्नमेंट भी इसी को यूज करती है। लोगो एमपी का जो लोगो है गवर्नमेंट का, उसमें भी ये banyan ट्री है। अब बॉटेनिकल सर्वे देश के अलग अलग हिस्सों में काम करना है तो पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने 15 ऐसे रीजनल सेंटर बनाए हैं। हमारा काम होता है या अपना अगर बॉटनी का अगर एग्ज़ाम नहीं देना है तो ये 15 सेंटर में से कोई भी सेंटर जो आपके स्टेट में पड़ता है उसे कम से कम रट्टा मार लो। अब अपने यहाँ सेंटर में ना तो शायद एमपी में हो ना छत्तीसगढ़ में है, तो अपने यहाँ पड़ता है एक जोधपुर राजस्थान वाला, तो केवल वही याद रखना है, सेंट्रल एरिड रीजनल सेंटर। ये कहाँ है इनका? जोधपुर में। तो जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो क्षेत्रीय या लोकल जो सेंटर है वो जोधपुर में है। वैसे ही एक जो अपनी ICR है उसका भी एक रीजनल सेंटर है कजरी के नाम से, वो भी जोधपुर में पड़ जाता है। इनका वर्क क्या है? प्लांट से रिलेटेड है, उनका कलेक्ट करना, डाटा मेंटेन करना, उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना, कौन से प्लांट की स्पीसीज है जो ख़त्म होने पे है, वो सारे काम करना। तो जैसे IUCN है, IUCN स्टार्टिंग में निकालना शुरू की थी लगभग 80-85 के आसपास। इन्होंने 1985 के आसपास इन्होंने एक बुक निकालना शुरू की थी, रेड डाटा बुक, या आई एम नॉट श्योर, अगर गलत हो तो ये 1960 के आसपास भी हो सकती है, वो मतलब नहीं है कब से स्टार्ट की। IUCN निकालता था रेड डाटा बुक। तो IUCN स्टार्टिंग में जो लिस्ट निकालता था उसमें केवल एनिमल हुआ करते थे, तो वो एनिमल देते थे। तो अपने बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी यहाँ की लोकल की रेड डाटा बुक निकालना शुरू कर दी, और ये प्लांट के लिए निकालते थे, क्योंकि इनके जो एनिमल वाले हैं वो तो IUCN वाला कवर कर रहा है, प्लांट को नहीं कवर कर रहे थे। तो फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट की लिस्ट निकालने लगा। बाद में जब ये निकालने लगे तो IUCN वालों का शायद मन बदल गया, तो कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने प्लांट की भी निकालने लगे। तो फिर अब रेड डाटा बुक जो है वो 2 जगह से निकलती है, अपनी बॉटनिकल सर्वे वाले भी निकालते हैं और IUCN भी निकालता है। अब IUCN वाले क्या करते हैं कि हर देश में किसी ना किसी एजेंसी को पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं तू मेरा आदमी, तू मेरे लिए काम करेगा। तो वैसे ही IUCN का जो क्षेत्रीय है वो जो डाटा कलेक्शन है, डाटा बुक को मैनेज करने का काम है, तो वो ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये याद रखो ये कब बनी, कहाँ पर है, इसका लोगो क्या है और रीजनल सेंटर वगैरह, इतना इनफ है इसके लिए। दूसरा है इसके कुछ गार्डन्स हैं। अब गार्डन्स तो ऐसे 10-15 होते हैं जहाँ पर अपन प्लांट्स जो हैं जो ख़त्म हो रहे हैं उन्हें बाहर से कहीं से लेके आते हैं और प्रोटेक्शन के लिए कहीं लगा देते हैं, ex-situ कंजर्वेशन के लिए, ex-situ कंजर्वेशन के लिए। तो एक तो अपने लिए मतलब का ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, तो वो आता है अपना क्यू इंग्लैंड वाला, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड का है। दूसरा इंडिया के में एक तो अपना ये जो होरा वाला है, जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर में के पास में ही है, वो है अपना JC बॉस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। दूसरा है नोएडा में बोटेनिकल गार्डन ऑफ रिपब्लिक इंडिया, तो ये नोएडा वाला है। अब इस पे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे द रीजनल सेंटर ऑफ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड। अब देखो राजस्थान का एग्जाम है, राजस्थान में है जोधपुर में, तो फिर वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अपने यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि अपने यहाँ बगल में पड़ोसी हैं तो पूछ लें। द ग्रेटेस्ट एंड फेमस हर्बेरियम इन द वर्ल्ड, तो वो सीधा सा है क्यू इंग्लैंड ढूंढो और लगा दो। नेक्स्ट आ जाता है अपना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें देखेंगे ये बना कब है। अब देश आज़ाद हो गया लेकिन जहाँ बॉटनी वहीं जूलॉजी।
तो ये भी कोलकाता में बना दिया गया। बस ये है, देश आज़ाद हो चुका है, ये 2016 में बना, ये 1916 में बना। तो इसे ये याद रखना है कि हमें प्लांट्स की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, एनिमल्स का कम। तो एनिमल वाला बाद में बना, सेकेंड वार, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे बना, जबकि वो 1890 में बन गया था। इसका जो लोगो है वो है इंडियन बाइसन या जंगली भैंसा। इसके भी कुछ रीजनल सेंटर है। अब कितने रीजनल सेंटर है इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ना बॉटनी के से मतलब है ना जूलॉजी के। रीजनल कितने भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये देखो कि अपने यहाँ कौन सा पड़ रहा है। तो यहाँ पर जबलपुर में पड़ रहा है सेंट्रल जोन रीजनल सेंटर। अब भाई जबलपुर में पड़ गया तो फिर तो आपको रट्टा मारना ही मारना है, कोई ऑप्शन नहीं है, जितने स्टार लगा सको लगा लो। सेंट्रल जोन रीजनल सेंटर, इनका काम क्या है, ये जो एनिमल है यानी कि जो फौना है उससे रिलेटेड चीज़ों पर काम करेंगे, डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें काम करेंगे, एनिमल वाला एस्पेक्ट होगा इनका। और उनका डाटा मेंटेन करेंगे कि कितने एनिमल हैं, किसकी कितनी पॉपुलेशन है, कौन ख़त्म हो रहा है, कौन नहीं ख़त्म हो रहा है, क्या कंडीशन है। तो जैसे IUCN के में एनिमल की लिस्ट होती है, तो फिर उन्होंने एनिमल के लिए इन्हें पकड़ लिया। रेड डाटा बुक का जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो ये करते हैं, एनिमल का ये करेंगे, बॉटनी के लिए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेंगे। और जो एनिमल से रिलेटेड जो भी नए रिसर्च होते हैं, बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, DNA फिंगरप्रिंटिंग हो, रिमोट सेंसिंग हो, GIS हो, ये सारी चीज़ों को इस फील्ड में रिसर्च से रिलेटेड जो प्रमोशन है, ये जो रेगुलेशन है, वो भी यही देख लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि द हेड क्वार्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो अपना कोलकाता लगा ही देना है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर पूछे हैं तो वो भी कोलकाता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, BSI, तो ये बना अपना 1890 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना, ये बना अपना 1916 में। नेक्स्ट आता है अपना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। इम्पोर्टेंट है अपने लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है MP वालों को। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। शुरुआत होती है क्योंकि जो इन्वायरमेंट है इससे रिलेटेड जो विवाद हैं वो चल ही रहे थे, खासकर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो देखो LPG रिफॉर्म से पहले तो जो भी हो रहा था तो गवर्नमेंट ही उसे देख रही थी। बाद में LPG रिफॉर्म के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना दिया। तो उन्होंने वहाँ 2 एक्ट लेके आए। एक आया अपना एक्ट 1995 में, नाम याद रखना बस, नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल। ये 1995 में बनाया गया। अब कोई ट्रिब्यूनल मतलब एक टाइप से कोर्ट जैसा होता है, क्वासी जुडिशियल टाइप का, डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑर्गन है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड के मुद्दों को डिस्कस करेगी। अब मान लो कि ये ट्रिब्यूनल गलत डिसीजन दे देता है, या दो पार्टियाँ आई, 2 कंपनियाँ आई और उनके बीच में जो भी इशू था, यहाँ NGT इसमें नेशनल इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दे दिया और उनमें से एक पार्टी को वो मंजूर नहीं था। तो वो चाहता था कि कोई अपीलेट अथॉरिटी हो जहाँ वो अपील कर सके दोबारा से और उस केस को दोबारा से सुना जाए। तो उसके लिए फिर इन्होंने 97 में 2 साल बाद एक अपीलेट अथॉरिटी की स्थापना की, नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। उसका अपना एक्ट था, 97 में एक्ट आया और उसके अंदर ये बॉडी बनी। अब ये 95-97 में इनिशियल फेज में आए थे जब NGT रिफॉर्म हुआ था। बाद में कंडीशन बहुत बदल गई और ये ट्रिब्यूनल जो है वो उतनी बेटर तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है, देखो ये जो ट्रिब्यूनल के साथ पहला दिक्कत ये होता है कि ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट के अंदर जुड़े होते हैं। यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, मिनिस्ट्री, जिसमें होगा कोई मिनिस्टर, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे और ये किसी एक डिपार्टमेंट का छोटा सा पार्ट होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर, छोटी छोटी विंग होती हैं, उनमें से एक विंग के अंडर ये कहीं पड़ा होगा कोने में। तो अब ये ट्रिब्यूनल की औकात जो है, एक तो ये डिपार्टमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान से इम्पैक्ट दे देती है। तो ये सरकारी राजखाजी जैसे काम होते हैं, यहाँ प्रॉपर काम हो नहीं पाते हैं। दूसरा इनके साथ दिक्कत है कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी औकात से ज़्यादा जा नहीं पाता है, क्योंकि ये जो भी आपके केस हैं, जो अपने लॉ हैं, उन्हीं के अंडर रह पाएगा। ये कभी कानून से बाहर जाके, कानून का जो दायरा है उससे बाहर जा कर के डिसीजन नहीं ले पाता है। तो फिर इसके केस में इन्होंने 2010 में, ध्यान रखें 2010 कई बार पूछा गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक अलग एक्ट आया और एक टाइप से इसे
क्वासी जुडिशियल एक पूरी पूरी संस्था बना दी। अभी भी ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री के अंडर है, लेकिन एक टाइप से सुप्रीम कोर्ट के अंडर भी टाइप की चली गई। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पूरी जुडिशियल बॉडी नहीं है, एक क्वासी है, आधी है, फॉरेस्ट्री मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है ये। तो क्वासी जुडिशियल है। कब आया? 2010 में आया। नेशनल क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे इतनी पावर दी गई है कि देखो जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मुद्दे हैं वो केवल आप जो अपने सीपीसी है, आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आप केवल उन्हीं के अंदर में रहकर नहीं डिसाइड कर सकते। कई बार आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से भी गाइड होती है। तो ये भी एक अच्छा मुद्दा है कि ये अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जा कर के भी थोड़ा डिसीजन ले लेती है। अब आती है कि इसका जो मेन ब्रांच है वो तो इसकी जो मेन बॉडी है वो तो दिल्ली में है, लेकिन इसकी 4 रीजनल ब्रांच है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सेंट्रल। तो यहाँ पर जो इसकी सेंट्रल है वो है अपने भोपाल में। बस यही अपने लिए मेन इम्पोर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन आता है कि ये कब बनी? 2010 में। दूसरा, इसकी जो रीजनल जो हेडक्वार्टर है इनका वो अपने भोपाल में आते हैं। जो अपना सूचना भवन है उसी में इन्होंने कहीं जगह दे रखी होगी भाई। तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोन बेंच भोपाल। तो इसे याद रखें कि अपने आप जो भोपाल में है वो सेंट्रल है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसा कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए। अरेरा हिल्स में सेंट्रल जोन के लिए। और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो एनजीटी एक्ट है वो कब आया, कब इनेक्टेड हुआ? 2010 में। ये भी कई बार पूछा गया, जेआरएफ में, केरला में, एपीपीएससी फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर में। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट स्टेबलाइज? एनजीटी कब स्टेबलाइज हुआ है, एनजीटी का एक्ट कब आया? बात वो घूम फिर कर पूछेंगे, बात वही है 2010। ये राजस्थान ने अभी आया था, राजस्थान एशिया पारएफओ का इसी साल हुआ था, फरवरी में पेपर, तो उसमें आया था 2 मंथ पहले। वेयर इज़ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनजीटी? तो प्रिंसिपल बेंच कहाँ है इसकी? वो है अपनी नई दिल्ली में। और इसकी 4 जो रीजनल जोन है उनमें से एक अपनी सेंट्रल जोन के लिए है भोपाल में। ये नेक्स्ट संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भोपाल में ही है, तो पूछना ही पूछना है। और अगर एमपी का कोई फॉरेस्ट्री का पेपर हुआ हो और उसमें ना पूछें तो ऐसा होता ही कम है। जनरली न केवल फॉरेस्ट्री में, आपकी जो जीएस के पेपर है उनमें भी पूछ लेते हैं। तो आईआईएफएम कहाँ है? भोपाल में। कब बना? 1982 में। 1982 में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में, वो भी बना था और ये भी बना। ये इसकी लोकेशन है। ये जो वन विहार नेशनल पार्क है अपना भोपाल में, उसी के पीछे यहाँ पर ये आईआईएफएम। ये कोई से कलियासोत डैम है और ये आपका बड़ा तालाब है। यहाँ पर बीच में कोई कैनाल सी है जो, तो यहाँ पर बीच में पड़ जाता कहीं टापू वाले एरिया में। आगे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, जैसे कि वेयर इज़ द आईआईएफएम सिचुएटेड? ये आईसीआर में भी आया है। अच्छा, एमपी का क्वेश्चन बाई चांस यहाँ छूट गया है। एमपी में कई बार पूछा जा चुका है, एमपी की फॉरेस्ट सर्विस में भी ये पूछा जा चुका है कि आईएफएम कहाँ है, तो आपको भोपाल लगा देना है। नेक्स्ट 2 और मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं। एक है टाइगर टास्क फोर्स और दूसरा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इनकी थोड़ी स्टोरी करके समझते हैं। बात यह है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ के कुछ स्टूडेंट थे, अब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों ने एमएससी की है तो मास्टर में थीसिस का काम होता है, एक रिपोर्ट बनानी होती है रिसर्च करके। तो वैसे ही यहाँ पर WII वाले बच्चे थे, तो उनको रिसर्च के लिए क्या है कि जो उनका डीन है या जो भी डायरेक्टर है वो इस टाइप से बोल दिया कि भाई चलो तुम सर इस काम में कराओ, तो 4 लोगों को तुम यहाँ पर कराओ, तुम यहाँ पर अपना रिसर्च कर लो और फाइनली डाटा कंपाइल करके वहाँ जाना होता है। तो WIE से कुछ बच्चे आए थे सरिस्का नेशनल पार्क में। अब इनका काम था टाइगर से रिलेटेड जो भी उनका रिसर्च हो, टाइगर ट्रैकिंग वगैरह जो भी था, तो वो यहाँ पर 4-5 बच्चे आए सरिस्का में। अब यहाँ पर एक टाइप से ये स्टोरी ऐसी है कि कैसे पूंजी काम करती है, कैसे करप्शन हो जाता है डिपार्टमेंट में। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वालों ने इसलिए भेज दिया था क्योंकि जो डाटा है गवर्नमेंट का उसमें बता रहे हैं कि सरिस्का नेशनल पार्क में इतने टाइगर हैं, जो भी हैं 22-25 टाइगर वहाँ हैं। टाइगर प्रोजेक्ट का जो पैसा था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में।
तब से सरिस्का वालों को जब भी ये टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर आई तब से इन्हें बराबर हर साल पैसा दिए जा रहा था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि भाई हमारे यहाँ इतना पैसा है। तो जो भी है 5-6 करोड़ जो भी मिलता हो इन्हें, वो पूरा पैसा मिल रहा था इन्हें। जब ये यहाँ पर आए तो इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि भाई टाइगर पर रिसर्च करना है, तो गए भाई रिसर्च के लिए। एक दिन ढूंढा, 2 दिन ढूंढा, टाइगर ही नहीं मिले इन्हें। तो फिर इन्हें भाई मुद्दा उठाया वहाँ पर तो भाई टाइगर नहीं मिल रहा है। तो फिर जो रेंजर थे, गार्ड वगैरह थे, उन्होंने सपोर्ट किया ना, और फिर ढूंढे गए टाइगर। ये 4-5 दिन इन्होंने मेहनत की और पता पड़ा कि भाई इन्हें तो टाइगर नहीं मिले। तो अब बच्चे थे थोड़े भड़बड़ा गए कि भाई अब क्या होगा। तो उनने सीधा अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम तो यहाँ तो टाइगर ही नहीं है। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डायरेक्ट MOEF के अंडर आती है, तो उसने सीधा रिपोर्टिंग कर दी और पूरी की पूरी टीम भेज दी गई। वो टीम ने 5-6 दिन फिर यहाँ पर एक तरफ से सफाई कर डाली पूरे नेशनल पार्क की कि भाई टाइगर है कहीं। जैसे कि हर पेड़ को हिला करके देख लिया कि भाई कोई जानवर इसके अंदर बैठा है। पता पड़ा कि भाई 5-6 दिन की सर्च के बाद, इंटेंस सर्च के बाद भी नहीं, एक टाइगर नहीं मिला। तो एक बवाल खड़ा हो गया कि आखिर हम करोड़ों का पैसा दे रहे हैं और जितने भी IFS जिनके पास में वो प्रोजेक्ट थे वो एक के बाद एक चलते जा रहे हैं, सबके सब बताते जा रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने टाइगर हैं, हमारे यहाँ इतने टाइगर हैं, और यहाँ गायब हैं। और अगर सरिस्का में ये केस है कि वहाँ टाइगर नहीं है, इसके बाद भी टाइगर प्रोजेक्ट का करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, तो पूरे देश में इतने सारे जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतने सारे एरिया में चल रहे हैं, सामने पता नहीं क्या क्या कंडीशन होगी। ये पूरी स्टोरी है 2005 की। तो इससे पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गई। उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे अपने मनमोहन सिंह जी। तो इन्होंने एक टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। टाइगर टास्क फोर्स, ये बॉडी के गठन का पर्पज़ यही था कि भाई रिव्यू करो, ये हम करोड़ों रुपए टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए खर्च कर रहा है और ये पूरा करप्शन का शिकार हो जाता है। टाइगर है नहीं, फिर भी डॉक्यूमेंट में टाइगर चल रहे हैं, पूरा करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन कंज्यूम कर जाता है और नीचे कुछ पहुंच नहीं रहा है। तो जो टाइगर टास्क फोर्स गठन किया गया, कब किया गया? 2005 में। बाद में ये रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट में बोलते हैं कि ये देखो, जैसे अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही है टाइगर प्रोजेक्ट में कि पैसा दे देती है, कोई एरिया है इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर लेके आ गए तो इसकी एक बॉडी गठित करते थे लोकल लेवल पे और हर साल उसे उसके बजट के हिसाब से पैसे देते जाते थे। इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी कोई मॉनिटरिंग होती नहीं थी। तो इन्होंने बोला कि तुमने हर यूनिट के हिसाब से पैसे तो देते जा रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा कि खर्च कहाँ हो रहा है, और वो पूरा कंज्यूम कर जाते हैं। आपको एक ऐसी नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाने की ज़रूरत है जो इन सारे एरियाओं को रेगुलेट करे, इंस्पेक्शन करे और एक टाइप से थर्ड पार्टी को ले करके बीच बीच में इंस्पेक्शन कर ले, रेगुलेशन कर ले, जैसे करप्शन ना हो और जो हम प्रोजेक्ट चाहते हैं टाइगर में वो रिजल्ट दे पाए। तो इनकी जो रिपोर्ट थी उसके बेस पे एक नई बॉडी खड़ी की गई। अब जो बॉडी है, अगर तुम ऐसी खड़ी कर देते हो, जो बॉडी का नाम क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब अगर आप तुम ऐसी कोई बॉडी खड़ी कर देते हो जिससे लीगल सपोर्ट ना हो तो डिपार्टमेंट इग्नोर कर देता है उसे। इसलिए फिर उसी टाइम पे ये बॉडी बनाई गई 2005 में। बाद में इसका संवैधानिक जो संशोधन बोलते हैं, संविधान में तो नहीं, अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 2006 में अमेंडमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और इसे उसके थ्रू स्टैट्यूटरी का जो एक दर्जा जो है वो दे दिया गया। स्टैट्यूटरी का हिंदी क्या होगा नहीं पता, लेकिन इसका जो इंग्लिश में जो है स्टैट्यूटरी जो है वो इसे दे दिया गया। तो एक तो ये पूछा जाता है कि टाइगर टास्क फोर्स है और जो नेशनल NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कब बनी है? तो दोनों की दोनों 2005 में बनी। NTCA को स्टैट्यूटरी दर्जा कब दिया गया? 2006 में दिया गया। रीजन आपको समझ में आ गया कि कैसे बनी, कब बनी। अब यहाँ पर वही जो सरिस्का टाइगर रिजर्व वाली स्टोरी है वही है कि इनके रीजन यही होते थे कि जो है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ था, करप्शन था और ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, तो इस वजह से ये हो गया था। आगे की चीज़ें आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, जैसे NTCA अथॉरिटी वाज मेड स्टैट्यूटरी, तो कब? 2006 में से स्टैट्यूटरी बनाया गया। स्टेबलाइज इन 5 फॉलो बाय 2006 में से स्टैट्यूटरी कर दिया गया था।
नेक्स्ट बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसे भी उसी टाइम पे बनाया गया। बोला तुमने क्या किया, टाइगर को ये ख़त्म कैसे हो रहे थे सर इसका में कि जो पूचर्स थे उन पर कंट्रोल नहीं था। पूचर्स मतलब जो जंगल एरिया में जा कर के जंगली जानवरों को मार करके उनकी जैसे हड्डी है, बोन्स है, मीट है, या तो मीट के लिए उनकी शिकार कर रहे हैं, या फिर जैसे टाइगर है उसकी हड्डियों की कीमत ज़्यादा है, ब्लड जो है उसकी मार्केट वैल्यू है, तो उसे मार के फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। अब यहाँ समस्या ये आ रही थी कि इनने ये तो काम कर लिया कि एक टाइप से रेगुलेशन के लिए बॉडी बना दी, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर किसी ने क्राइम किया है और क्राइम जो है करने के बाद वो भाग गया, राजस्थान में क्राइम करके वो यूपी में चला गया, तो राजस्थान में क्राइम रिपोर्ट कौन करता था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट कर दिया, लेकिन एक्शन तो पुलिस को ही लेना होता था। और फिर पुलिस की एक अपनी लिमिटेशन है, वो राजस्थान से यूपी में नहीं घुस पाती थी। फिर वो लंबा प्रोसीजर होता था यूपी में एंटर करने के लिए। जब तक वो यूपी में पहुंचती थी, यूपी गवर्नमेंट को अपने साथ में मिला के, तब तक वो यूपी छोड़कर हरियाणा में पहुंच जाते थे। तो इस टाइप से ये जो ट्रांस बाउंड्री पूचर्स का जो माइग्रेशन था उससे ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। तो उस टाइम पे एक बॉडी और बनाई गई, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये जो वाइल्ड लाइफ के जो क्राइम है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, और एक टाइप से ये क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट हो जाते हैं उनको एक टाइप से ट्रैकिंग करके पकड़ना उन्हें, ये सारे काम ये देख लेती है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री के अंडर सीधी सीधी आती है, उसी के अंडर है। एक और बॉडी है, ये है सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ये हिंदी भी है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। इसके साथ इशू ये था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने के बाद ये जो आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ ग्वालियर में चिड़ियाघर है, दिल्ली में जू है, और भी बहुत सारे देश के लगभग सभी बड़े शहरों में, कैपिटल्स में चिड़ियाघर जू होते ही है। जैसे इंदौर में भी है, शायद नेहरू के नाम से, जवाहरलाल नेहरू के नाम से। अब ये चिड़ियाघर हुआ करते थे प्राइवेट। आपने एक टाइप से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और जो अदर एक्ट थे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, उनके थ्रू वाइल्ड लाइफ को एक टाइप से सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, वाइल्ड लाइफ को बहुत सारे अधिकार दे दिए। लेकिन ये जो प्राइवेट चिड़ियाघर में है ना, तो उनका रख रखाव सही हो रहा है। एक छोटे से एरिया में तुमने 4 टाइगरों को बैंड रखा है उसमें डिब्बे में, भूखे मर गए, सर्दी पड़ी कोई केयर करने वाले नहीं है, मर गए, बीमारी हो गई तो मर गए। तो यहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं था एनिमल से रिलेटेड। जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी ऑफ एनिमल है वो है, लेकिन उसकी एक अपनी लिमिटेशन है। ये प्राइवेट चिड़ियाघर वालों को कोई मेंटेन हो नहीं पा रहा था। तो फिर इनने क्या किया कि एक ऐसी अथॉरिटी बना दी जाए जो देश के दुनिया भर के जो चिड़ियाघर है उनको काम कर सके, रेगुलेट कर सके। दूसरा, एक चिड़ियाघर से अगर दूसरे चिड़ियाघर में जानवर को ट्रांसफ़र करना है, सपोज एक चिड़ियाघर है ए, और ए के पास टाइगर की पॉपुलेशन 20 है, उसके पास 15 की कैपेसिटी है, लेकिन उसके पास 20 हो रखे हैं ब्रीडिंग करके, और दूसरे के पास क्रोकोडाइल हैं, वो थे 15 की कैपेसिटी है, उसके पास 20 क्रोकोडाइल हो सके, और टाइगर हैं वो 2 ही हैं। तो ये 5 इसे देते और ये 4-5 इसे क्रोकोडाइल देते, दोनों का काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता था। दूसरा, ये जू जो है वो एक टाइप से एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए काम होता था, कि जैसे कोई टाइगर है वो जंगली एरिया में नहीं रह पा रहा है, तो जो एनिमल्स हैं जैसे प्लांट है उनके लिए तो बॉटेनिकल एरिया है। अगर कोई प्लांट जंगली एरिया से ख़त्म हो रहा है तो उसे जंगल से उखाड़ के लिया और बॉटेनिकल गार्डन में प्लांटेशन कर दो, वो वहाँ पर प्रोटेक्ट बना रहेगा। लेकिन एनिमल का क्या किया जाए? तो एनिमल के लिए चिड़ियाघर है कि भाई उसे जंगल से पकड़ के आओ, चिड़ियाघर में बंद कर दो, कोई मार नहीं पाएगा, वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो बस वैसे ही है। तो ये जो चिड़ियाघर है इन्हें बंद करने का काम है, एक्सिटू कंजर्वेशन का काम है, वो कर लेगी। दूसरा, एक चिड़ियाघर से दूसरी चिड़ियाघर में एनिमल्स का मूवमेंट है, उसे देख लेगी। तीसरा है, अगर एनिमल्स में ब्रीडिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई इनके बीच की ब्रीडिंग है, नई वैरायटी बनाना है, ऐसे काम करना होगा, तो कोई तो एजेंसी होना चाहिए, तो वहाँ पर ये सेंट्रल जो अथॉरिटी है ये काम करती है। नेक्स्ट है अपनी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसे पहले देख चुके हैं, अटल जी ने किया था इसे। 2002 में एक्ट आया था और ये 2003 में ये बॉडी बनी थी। कहाँ है? चेन्नई में। ये कई बार पूछी जा चुकी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है? चेन्नई में है। नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे।
दो संस्थाएं हैं, एक है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, या कई बार इसे लिख देते हैं एजेंसी, तो NRSA या NRSC, ये कहाँ है? हैदराबाद में। इसमें जगह नहीं दी गई है, आप उसे हैदराबाद रखेंगे। दूसरा रिमोट सेंसिंग से संबंधित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये है देहरादून में। देहरादून में दोनों ही कई बार पूछी जा चुकी हैं और दोनों को ही याद रखना है। इसमें हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ है? तो चेन्नई लगा देना है। नेशनल ये चेन्नई में है। कब बना था? 2003 में बनी है। एक्ट कौन सा था? 2002 का है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो कहाँ है? ये आंसर आ गया अपना हैदराबाद। अगर आपसे ये पूछा जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तब आपको लगाना है देहरादून। और अगर ये NRSC ना पूछ के आपसे अगर NRSA पूछ ले सेंटर की जगह एजेंसी कर दे, तब भी वो एक ही बात है। कुछ पहले नाम उसका एजेंसी था, बाद में उसे सेंटर कन्वर्ट कर दिया गया। ये अभी 2 मंथ पुराना पेपर है, उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट है वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? WII कहाँ पर है? बताया था देहरादून में बना है। कब देहरादून में स्थापित हुआ? कब? 1982 में। नेक्स्ट है अपना इग्नफा, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। जो अपने IFS बनते हैं उन सभी की ट्रेनिंग इसी में होती है। कहाँ है? जो अपनी FRI का कैंपस है, FRI की जो बिल्डिंग है, अगर कभी घूमने मिलेगा रेंजर की ट्रेनिंग, कई बार वहाँ पर कुछ लोगों को जो FRI में है, जो FRI की एक तो ये मेन बिल्डिंग हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर जो बड़ा सा गार्डन सा वो एरिया है, तो इधर एरिया है वो तो है रेंजर के ट्रेनिंग का स्कूल है, और इधर जो है वो IFS वालों के लिए इग्नफा है। तो दोनों ही है। अगर आपकी पॉसिबल अगर वहाँ पर ट्रेनिंग हुई तो फिर यहाँ देहरादून मिल जाएगी, या फिर उत्तराखंड में लालकुआ रीजन है वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, या फिर आसाम भेज दिया जाता है आप लोगों को। साउथ में शायद तमिलनाडु भेज देते हैं। तो ये कहाँ पर है? देहरादून में है। कब बना है? ये भी ये 86 में। इग्नफा एट कहाँ? देहरादून। द एकेडमी फॉर ट्रेनिंग ऑफ IFS ऑफिसर इज नेम्ड एज, किसके नाम पे है? इंदिरा गांधी के नाम पे है। ये है सेकून, जो कोयम्बटूर है, वहाँ उसके पास में ही है, कोयम्बटूर के पास। तो वहाँ पर पहाड़ों में अपने वेस्टर्न घाट के में जो नीलगिरी रेंज है उसमें है सलीम अली। सलीम अली आपने अगर नाम सुना होगा तो, अगर जैसे वाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन में अपन MS स्वामीनाथन को पढ़ लेते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन में वर्गीज कुरियन को पढ़ते हैं, वैसे ही आप ये समझ सकते हो कि अगर बर्ड्स की या ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी ऑर्निथोलॉजी के लिए बोली जाए, बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा रिसर्च जो किया वो किया था सलीम अली ने, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसी से संबंधित थे। तो उनके नाम पे एक तमिलनाडु में ये जो कोयम्बटूर वाला रीजन है उसमें एक सेंटर बनाया गया है जिसे बोला जाता है सेकून, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो ये क्या है? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो ये हो गए सेकून। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कई बार पूछा जा चुका, तो रट्टा मार नहीं मारना है। एक्सपेंड सेकून, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ लिया था इन्होंने, तो यहाँ पर देख लेना सलीम अली मिल जाएगा। यहाँ पर अपना जो मेजर जो बॉडीज़ थी अपनी मिनिस्ट्रीज है जिनसे अपन का कोई मतलब था वो तो डिस्कस की जा चुकी है। तो ये अपना आज का पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेस्ट एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में वो किस टाइप से काम करता है। फिर छोटे छोटे और पार्ट बचेंगे, तो लगभग 2 घंटे में और बचा है पार्ट, उसमें ये जनरल फॉरेस्ट्री वाला पार्ट अपना कवर हो जाएगा।